दोस्तों ये स्टोरी का 32वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। क्रिस इतनी टेंशन में था कि उसने यह बात नोटिस ही नहीं की। रक्षाबंधन वाले दिन सरगम और मीरा ने भी अनिरुद्ध को राखी बांधी थी। क्रिस बोला, भाई मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं भी अनिरुद्ध की दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि इस घर में हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी है। लेकिन यकीन मान, मैंने खुद दोनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और मेरे सामने मीरा ने अनिरुद्ध की हथेली पर किस किया। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तेरी बातों में नहीं आ सकता, तू झूठ बोल रहा है। अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उस लड़की के साथ डेट पर जाएगा। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं पता करके बताता हूँ। तूने जो देखा है वह सच भी है या झूठ? हो ना हो वह लड़की कोई और होगी। तू जाकर मीरा को प्रपोज कर, वरना सच में सब मिलकर तेरी शादी बानी से करवा देंगे। क्रिस टूटे हुए दिल से बोला, मैं कुछ नहीं करने वाला, जिसे जो करना है करने दो। ना तो मैं मीरा के सामने जाना चाहता हूँ और ना ही उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। कानों सुनी तो झूठ हो सकती है, लेकिन आंखों देखी कैसे झूठ होगी? मैं सच कह रहा हूँ, अनिरुद्ध मीरा को डेट कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से मीरा को अनिरुद्ध की हथेली पर किस करते हुए देखा था। युग को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर क्रिस को समझाते हुए कहा, हथेली पर किस करने का मतलब यह है कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना कहकर युग ने सबसे पहले क्रिस के हाथ को पकड़ा, उसकी बाजू ऊपर की और हथेली पर किस कर दिया। फिर थोड़ा सा ऊपर किस किया, फिर थोड़ा और ऊपर किस किया और फिर थोड़ा और ऊपर किस किया और फिर उसके गाल पर किस कर लिया और बोला, अब मैंने तेरे गाल पर किस किया तो क्या मैं और तू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्रिस अभी भी हैरानी से युग को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तो तू कहना क्या चाहता है कि मैंने अनिरुद्ध के साथ जिस लड़की को देखा वह कोई और थी? युग खड़ा होकर बोला, हाँ कोई और ही थी, क्योंकि जहां तक रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को जानती है वह उस टाइप का लड़का नहीं है। अच्छा यह बताओ वह कॉलेज क्यों गया था? क्रिस मुंह बनाकर बोला, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने। युग ने पूछा, तूने उस लड़की को पास से देखा था? क्रिस ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वह मीरा ही थी, बिल्कुल मीरा जैसी लग रही थी। अब युग को गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल गुस्से में क्रिस के गालों को अपने एक हाथ में पकड़कर हिला दिया। वह मीरा जैसी थी कि मीरा थी? अब क्रिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना सिर खुजलाकर कहा, सच में यार मीरा जैसी ही लग रही थी। युग बोला, देख मीरा से सीधा सीधा जाकर बात कर, वह तुझे सही सही जवाब दे देगी। वह तुझे बता देगी कि वह कॉलेज में किसके साथ थी। इस बार तो क्रिस ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है, यहाँ मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है? युग ने हैरानी से क्रिस को देखकर कहा, अब इसमें मजाक वाली क्या बात है? जाकर सीधा सीधा पूछ लेना कि मीरा को तुझमें इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देख मेरा तो दिल कहता है कि अनिरुद्ध जैसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उसे डेट पर लेकर जाएगा। और अगर उसके साथ मीरा भी थी तो भी तेरे देखने का नजरिया गलत है। तेरा क्रिस बहुत परेशान था। अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद यह ठीक कह रहा है। हो सकता है उसने अनिरुद्ध के साथ मीरा को ना देखा हो, वह कोई और लड़की हो। क्रिस ने युग को देखकर कहा, यार अब मैं वेट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे मीरा से बात करनी चाहिए। अगर उसकी 1% भी हाँ हुई तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि मैं बस मीरा से शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब उसके बाद घर वाले मुझे ताने मारे तो मारते रहे, मैं उससे 8 साल बड़ा हूँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल तो मीरा पर आया ना। अब जाकर युग आराम से क्रिस के बाजू में बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुझे अकल तो आई, लेकिन थोड़ी देर से। अब यहाँ मत बैठ, जा मीरा को अपने दिल की बात बता दे, इससे पहले कि सच में मीरा को कोई और डेट कर ले। क्रिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह खड़ा हुआ और मिरर के सामने गया। उसने सबसे पहले अपना हुलिया ठीक किया क्योंकि वह 6 घंटे में आधा देवदास बन चुका था। क्रिस ने गहरी सांस ली, मुस्कुराकर युग को देखा। युग ने क्रिस की नजर उतारते हुए कहा, दिल के मामलों में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। अब जाओ मीरा से जाकर साफ साफ बोल दो। क्रिस किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर चला गया।
और सीधा अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ मीरा के कमरे के बाहर गया। उसने बाहर से मीरा का गेट खटखटा कर कहा, मीरा तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कृष्ण ने एक बार फिर कान्हा का नाम मन ही मन लिया और फिर बोला, मीरा तुम अंदर हो, लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। आखिर कृष्ण ने गेट खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा कमरे में नहीं थी। क्रिस बाथरूम का गेट देखा, वह भी खुला हुआ था। क्रिस को लगा शायद मीरा सरगम या फिर हीर के कमरे में होगी, तो सबसे पहले हीर के कमरे में गया। उसने देखा तो हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ फाइल चेक कर रहा था और हीर सुई धागे से शायद हर्षवर्धन की कमीज में बटन लगा रही थी। क्रिस अंदर आया। उसने हीर को देखकर बहुत धीरे से पूछा था कि उसके पापा ना सुन ले। माँ, आपकी बेटी कहाँ है? हीर ने एक नज़र क्रिस को देखकर कहा, अपने कमरे में होगी या फिर सरगम के पास। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? क्रिस ने हीर को चुप रहने का इशारा किया और आंखों आंखों में हर्षवर्धन की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। और तभी हर्षवर्धन ने पेज पलटते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। चाहो तो अपनी माँ से आराम से बात कर सकते हो। क्रिस ने कसकर आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी हर्षवर्धन ने अपना चश्मा उतार कर कहा, क्या हुआ उस लड़की का? तुम तो उसे मिलाने वाले थे ना? क्रिस ने पलटकर अपने पापा को देखा और बोला, थोड़ा तो तसल्ली रखो, जब कहा है, कमिटमेंट की है तो पूरी भी करूंगा। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे कमिटमेंट का वेट करूं। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। क्रिस ने भी हर्षवर्धन से बहस करना ठीक नहीं समझा और हाँ में गर्दन हिलाकर तेज कदमों से बाहर चला गया। उसके जाते ही हीर बोली, क्या बात हो रही थी बाप बेटे में? हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखकर कहा, तुम्हारा बेटा अब बानी से शादी नहीं करना चाहता और उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि वह किसी लड़की से प्यार करता है। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने काम में फिर लग गया, लेकिन हीर के दिमाग में बात घूमने लगी। उसने कई बार क्रिस और मीरा को साथ में हंसते मुस्कुराते शॉपिंग करते हुए देखा था। क्रिस मीरा को छेड़ने में कसर नहीं रखता था। जब देखो उसे सबके सामने छुटकी, यह छुटकी कर दो, वह छुटकी कर दो कहता रहता था। कहीं ना कहीं हीर को लग रहा था क्रिस जो कह रहा है वह सच है, वह सच में मीरा को पसंद करने लगा है। लेकिन हीर के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं था। उसके बेटे ने कभी अपने दिल की बात उसे बताई नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही सोचकर हीर फिर से कमीज के बटन लगाने लगी। क्रिस ने पूरे घर में मीरा को ढूंढ लिया, लेकिन मीरा का कहीं कुछ पता भी नहीं चला। अब क्रिस के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सरगम को कॉल किया। सरगम ने एक ही बार में फोन उठा लिया। क्रिस बोला, सरगम, मीरा तुम्हारे साथ है? सरगम बोली, नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? घर में नहीं है? क्रिस बोला, नहीं, वह मुझे मिल नहीं रही। घर में ही होगी, मैं ढूंढ लूंगा। तुम कब आओगी? सरगम बोली, बस आधे घंटे में निकल आऊंगी। क्रिस ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ डैनी वंदना को लेकर अपने फ्लैट में आ चुका था। वंदना किचन में काम कर रही थी। उसका ध्यान तो बार बार इसी बात पर जा रहा था कि उसके बच्चे तो छोटे थे, अचानक से बड़े कैसे हो गए, और कहीं ना कहीं डैनी इस बात को समझ भी रहा था। डैनी ने वंदना को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो? वंदना ने पलटकर डैनी को देखा और बोली, मेढक के पापा, सच में हमारे बच्चे बड़े हो गए? डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंदना बोली, तो फिर कहाँ है मेरी आराध्या और कहाँ है अनिरुद्ध? आराध्या की शादी तो तुमने अभिमान से कर दी, सिवाय के बेटे से तुम्हें याद नहीं है? सिवाय और आर्या खुद हमारे घर आए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। वंदना को याद तो कुछ भी नहीं था, वह क्या बोलती, बस हैरानी से डैनी को देखने लगी। डैनी बोला, वंदना, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लगता है उसका सीधा असर दिमाग पर हुआ है और तुम बातें भूलने लगी हो। वंदना को कुछ याद आया, जैसे उसकी टक्कर किसी ट्रक से हुई थी। अचानक से वंदना के शरीर में कपकपी होने लगी। डैनी ने वंदना को एक बार फिर अपनी बाहों में भरा और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोला, बस वंदना, इतना मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने बच्चों से मिलना है ना? जल्दी मिलवा दूंगा, अपने आप को संभालो। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर डैनी की ओर देखकर बोली, लेकिन मेढक कहाँ है? शादी तो हमने आराध्या की ही की है ना, या मेढक ने भी शादी कर ली?
डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेढक ने शादी नहीं की, कुछ दिनों में मैं तुम्हें उससे भी मिलवा दूंगा। वह अपने ऑफिस के सिलसिले में फ्लैट में रहता है, वहीं से उसका ऑफिस पास पड़ता है। यह सुनकर वंदना के अंदर माँ ने प्रवेश कर लिया। उसने डैनी को हल्का सा दूर धकेला और किचन में काम करती हुई बोली, आजकल के बच्चे भी ना अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। वैसे कितना दूर है वह ऑफिस की, उसे हमसे दूर रहना पड़ा। जब उसे पता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम मुझसे मिलने तो आता। और डैनी ने वंदना के अंदर अपनी पहली वाली वंदना को महसूस किया। कहीं ना कहीं भावुक भी था और खुश भी, कुछ भी था, लेकिन उसका टूटा हुआ परिवार अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। डैनी थोड़ा सा आगे आया, उसने गैस बंद की। अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना आंखें फाड़े डैनी को ही देख रही थी। फिर उसने हल्के गुस्से में कहा, मेढक के पापा, जल्दी से छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है। डैनी वंदना को कमरे में ले जाता हुआ बोला, इसे बदतमीजी नहीं कहते, प्यार कहते हैं। और तुम्हें बच्चों से इतनी शिकायत क्यों है? अच्छा है ना कि बच्चे यहाँ नहीं रहते, वरना मुझे और तुम्हें डिस्टर्ब। इतना कहकर वंदना को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आता हुआ बोला, वंदना चलो ना, एक बेबी प्लान करते हैं। यह सुनकर वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने डैनी को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? बच्चे बड़े हो गए, आराध्या प्रेग्नेंट है और आप कह रहे हो कि एक और बच्चे की प्लानिंग करते हैं। डैनी बोला, तो क्या हुआ, मामा भांजे एक साथ पल जाएंगे। वंदना को हल्का सा गुस्सा आया। वह बेड से उठकर अपनी कमर में पल्लू टांग कर बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मेढक के पापा, थोड़ी तो शर्म करो, कोई क्या कहेगा। डैनी ने वंदना को अपनी तरफ खींचा और वंदना सीधा डैनी के ऊपर जाकर गिरी। डैनी ने वंदना के बालों को उसके गाल से हटाकर कान के पीछे किया और अगले ही पल वंदना के होठों को चूम लिया। वंदना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। कितने सालों बाद डैनी का इंतजार खत्म हुआ था। वंदना को तो कुछ भी पता नहीं था कि डैनी पर क्या गुजरी थी, लेकिन वह भी इतने सालों के प्यार को महसूस कर रही थी। उसके लिए यह सब नया सा था। उसे भी लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों बाद उसने डैनी का साथ मिला और वह अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी। लेकिन डैनी उसे प्यार की दुनिया में ले गया, जहां वंदना को थोड़ा सा सुकून मिला और उसने अपने दिल की सुनी। दूसरी तरफ देव ने गाड़ी सरगम के अनाथ आश्रम के बाहर रोकी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी सीट के बराबर में देखा, जहां उसने सरगम के लिए एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था। देव पहली बार नर्वस हो रहा था। उसने ऐसे बुके जाने कितनी बार संजना को दिए थे, लेकिन उसे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई थी। लेकिन आज सरगम को बुके देने में उसकी हालत टाइट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोला, देव क्या 18 साल के बच्चे की तरह डर रहा है? बीवी है तेरी, बीवी को ही दे रहा है ना? क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा फूल उठाएगी, तेरे मुंह पर फेंक कर मारेगी, गुस्सा करेगी ना? और माँ ने कहा था ना कि गुस्सा करेगी तभी तो लड़ाई खत्म होगी। चलो जल्दी से उतरो और सरगम के लिए बुके लेकर चलो। देव ने खुद को तैयार किया, गाड़ी से उतरा, बुके उठाया और अनाथ आश्रम के गेट के पास पहुंचा। उसने बेल बजाई तो राधा ने गेट खोला। राधा ने देव के हाथों में बुके देखा तो मुस्कुराकर बोली, सरगम के लिए लेकर आए हो? देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल राधा बोली, लेकिन वह तो अभी अभी चली गई। यह सुनकर देव का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। उसने टाइम देखा तो अभी 7 बज रहे थे। देव बोला, इतनी जल्दी चली गई? राधा ने कहा, हाँ आज जल्दी चली गई। देव ने एक उदासी भरी नजर से राधा को देखकर कहा, ठीक है, आप गेट बंद कर लीजिए और बच्चों का ध्यान रखिए। इतना कहकर वह भी अपनी गाड़ी के पास आया। उसने गुस्से में फूल गाड़ी के बैक सीट पर पटके और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गुस्से में ड्राइविंग करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। वह जैसे ही उतरने को हुआ वैसे उसके दिल से आवाज आई, गुस्सा क्यों कर रहा है? तुझे तो उसे मनाना है ना? बुके उठा और बहुत प्यार से उसे दे, वह मान जाएगी। देव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, फिर से फूल उठाए और फूल को लेकर मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। देव ने देखा मेंशन के अंदर कोई नहीं, सब अपने काम में बिजी थे। वह सीधा अपने कमरे में गया। उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई तो उसे सरगम कहीं नहीं मिली। देव ने वॉशरूम की ओर देखा जिसका गेट बंद था। देव ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम के गेट की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही देव अपने घुटनों के बल बैठकर
सरगम को फूल देगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सामने सरगम ही खड़ी थी। उसने हैरानी से देव को देखा और फिर फूलों को, और उसे समझते देर नहीं लगी कि देव उसे मनाने आया है। लेकिन अब सरगम मानना नहीं चाहती थी। देव के कहे हुए कुछ शब्द उसे बुरी तरीके से जुड़ गए थे। सरगम ने फूल ले लिए और बोली, थैंक यू सर, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। देव ने भी बातों को ना खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम गया था। सरगम बोली, सर मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद टाइम से आ जाया करूंगी। आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि आप मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस करें। देव को हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन उसने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। वह सरगम से खुलकर बात करना चाहता था और सरगम हर बात को झटक देती थी। सरगम ने फूल टेबल पर रखे और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। सरगम हैरानी से देव को देखकर बोली, सर आपको कुछ चाहिए? देव ने इस बार दांत पीसता हुआ बोला, हाँ तुम चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सरगम ने अपना हाथ झटका और बहुत मासूमियत से और धीरे से बोली, सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे नाराज भी नहीं हूं, तो आपको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देव ने एक बार फिर गुस्से का घूंट पिया और सरगम को देखकर बोला, देखो सरगम, मैंने कल भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए ना जाने क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन अब माफी मांग रहा हूं। मेरा संजना से ब्रेकअप भी हो गया, मुझे उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखना। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सरगम यह सुनने के लिए बहुत तड़पती थी। उसने सोचा था कि कभी ना कभी तो देव उसे आखिरी बात बोलेगा, और आज जब देव उसे यह बात बोल रहा था, उसे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी नुकीली चीज की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। सरगम बोली, सॉरी, आपका निजी मामला है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वह फिर से जाने लगी। देव ने एक बार फिर सरगम की बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सरगम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, अब क्या मेरी जान ले लोगी? सरगम ने इस बार देव की आंखों में देखकर स्वाभिमान के साथ कहा, मेरी इतनी औकात नहीं। कहते हुए सरगम की आंखें हल्की सी भर आईं। सरगम की भरी हुई आंखों को देखकर देव का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने अगले ही पल सरगम के गाल पर हाथ लगाकर कहा, एक मौका दे दो, एक गलती माफ कर दो, हम अच्छे कपल की तरह रहेंगे। सरगम ने देव का हाथ अपने गाल से हटाकर कहा, सर आप भूल गए, आपको याद दिला दूं, मैं आपकी पत्नी बनने नहीं आई, बस आपको सुलाने आई हूँ। जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे, और अगर आप मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे तो मैं खुद मांग लूंगी। इतना कहकर सरगम फिर से वहां से जाने लगी। देव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इतनी आदत नहीं थी कि वह सरगम के आगे पीछे घूमे। पीछे तो वह संजना के भी नहीं घूमता था, और यही रीजन था संजना और देव की बहुत जल्दी लड़ाई होती थी। सरगम कमरे से बाहर जाती उससे पहले ही देव ने कहा, तो ठीक है, मेरा खाना लेकर आओ, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे सोना है। सरगम ने पलट कर नम आंखों से देव को देखा और हाँ में गर्दन हिलाकर चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में टेबल पर लात मारी और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने गया और बोला, देव तूने कड़वे शब्द तो बहुत कहे हैं, इसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। हो ना हो बहुत स्वाभिमानी है, तुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दूसरी तरफ क्रिस कब से अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सरगम के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही सरगम को किचन में जाते हुए देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आया और युग को देखकर बोला, सरगम आ गई, जा पूछ मीरा कहाँ है? युग ने लापरवाही से कहा, खुद जाकर क्यों नहीं पूछता, होने वाली साली है तेरी, उससे क्या शर्माना। कृष्ण ने अगले ही पल युग का गला पकड़ लिया और बोला, दिमाग खराब मत कर, प्लीज जाकर पूछ ले। मैं तो सीधा जाकर पूछ लूंगा तो उल्टे सीधे सवाल उसके मन में आएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी इमेज सरगम के सामने खराब हो जाए। युग बोला, क्या बात है, तेरी इमेज खराब ना हो मेरी हो जाए? कृष्ण ने इस बार हाथ जोड़ लिए और मासूम सी शक्ल बनाकर युग को देखा। युग को अब कृष्ण पर तरस आ गया। वह बेड से उठा और
सीधा सीढ़ियों से होता हुआ किचन में गया। किचन में जाकर उसने सरगम को एक मुस्कान पास की और बोला, आज जल्दी आ गई। सरगम ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ अब जल्दी आ जाया करूंगी, देव सर को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। युग ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे देव के बीच में, कुछ हुआ है? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन युग समझ गया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ तो हुआ है जो सरगम ऐसे बिहेव कर रही है। फिलहाल उसने मियाँ बीवी के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा और फिर घुमा फिरा कर बोला, मीरा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? सरगम बोली, अपने कमरे में होगी। युग ने किचन के बाहर देखा जहाँ क्रिस दोनों की बातें सुन रहा था। उसने इशारों में युग को कुछ कहा और युग सरगम को देखकर बोला, नहीं कमरे में तो नहीं है। अब सरगम ने हैरानी से युग को देखा और बोली, कमरे में ही होगी। इतना कह कर वह कमरे की तरफ जाने लगी। तभी युग ने उसकी बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे इतना बड़ा मेंशन है, कहीं ना कहीं होगी, तुम काम कर लो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से काम करने लगी। युग किचन से बाहर आया तो क्रिस बोला, यार कहाँ चली गई हो? और तभी क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ। क्रिस ने देखा तो किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था, तो उसने फोन कट कर दिया और युग को देखकर बोला, यार कॉलेज से वापस नहीं आई, क्या चल रहा है कॉलेज में, जाकर देखते हैं। युग ने भी टेंशन में कहा, हाँ यार अब तक तो आ जाती है। और तभी क्रिस ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए युग को देखा तो युग ने एक बार फिर क्रिस के सिर पर मार कर कहा, अरे मैं कह रहा हूं ना, उसका और अनिरुद्ध का कुछ नहीं है, कुछ तो भरोसा करो, अनिरुद्ध का कुछ तो सोच कि वह ऐसे ही रिश्तों को बेइज्जत नहीं करेगा। उसको एक बार फिर तसल्ली हुई। दोनों ही बाहर जाने लगे और तभी क्रिस का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने इस बार फोन उठाकर कहा, अबे साले प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहा है? और तभी दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैंने उसे किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही क्रिस की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मेंशन में आसपास नजर घुमाई तो उसके और युग के अलावा वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से बाहर आया और गुस्से में बोला, क्या बकवास है? दूसरी तरफ से फिर से भारी सी आवाज आई, बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। तुम्हें अगर मीरा जिंदा चाहिए और सही सलामत चाहिए तो बानी से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर क्रिस और ज्यादा हैरान हो गया और क्रिस के चेहरे के भाव बदलते हुए देखकर युग भी हैरान हो गया। क्रिस ने अगले ही पल फोन लाउड स्पीकर पर डाला और बोला, यह क्या मजाक है? कौन हो तुम? जानते भी हो किसे धमकी दे रहे हो? क्रिस रघुवंशी नाम है मेरा। जानते हो किसका भाई हूँ सिवाय रघुवंशी का? अगर उन्हें पता भी चल गया ना, पता तो छोड़ो, उन्हें भनक भी लग गई ना कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो जहां बैठे हो ना वहीं से उठा लेंगे और फिर तुम्हें दुनिया से उठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ शिवाय ने अब चेयर घुमाई। उसके सामने दिव्यांश बैठा था। शिवाय ने फिर से भारी आवाज में कहा, तुम अपने शिवाय भाई से कहो या दिव्यांश भाई से, या बेशक अपने पापा से कहो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मीरा का मरा हुआ मुंह देखोगे। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने प्यार को मरा हुआ देखना है या बानी से शादी करके मीरा को जिंदगी देनी है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब तक तो मजाक लग रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सच में मीरा किडनैप हो गई। वैसे भी उसने सुबह से मीरा को देखा नहीं था। शिवाय ने फोन म्यूट पर डाला और दिव्यांश को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यह मेरे नाम की धमकी मुझे ही दे रहा है। दिव्यांश को हल्की सी हंसी आ गई। इतने में शिवाय ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूं, मुझे सोचकर बता देना कि तुम्हें मीरा की लाश चाहिए या उसकी जिंदगी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही दिव्यांश बोला, यार ज्यादा हो जाएगा, वह क्यों उसके साथ मजाक कर रहा है? शिवाय ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, शेर का बच्चा है, वह जी जान लगा देगा मीरा को ढूंढने में, उसके बाद जाकर मेरी बात मानेगा। तू नहीं समझता, दिव्यांश चूहे को बिल से निकालने के लिए उसे पनीर का लालच तो देना ही पड़ेगा। आखिर पता तो चले कौन है जिसने बानी को हमारे घर में पेपर चुराने के लिए भेजा था। दिव्यांश बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन जब क्रिस को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में जितना भी रायता फैलाया है सब उसके सिवाय भाई ने फैलाया,
तब क्या करेगा? शिवाय बोला तू देखता जा, वह कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। शिवाय और दिव्यांश बात ही कर रहे थे कि वहां मीरा आई। मीरा ने शिवाय को देखकर कहा, अंकल घर जाना है, सरगम दीदी इंतजार कर रही होंगी। शिवाय ने मीरा को देखकर नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम 2-3 दिन यहीं रहोगी। मीरा हैरानी से शिवाय को देखने लगी। तभी दिव्यांश बोला, तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो, हम दे देंगे। मीरा फार्म हाउस में नहीं रहना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह सुबह शिवाय अंकल उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उदास होकर शिवाय और दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा दिव्यांश के पास चली गई और दिव्यांश ने मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, मीरा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, यहाँ नौकर भी हैं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो नौकर से कहकर मंगवा लो। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे, समझ गई? डरना बिल्कुल नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे मेरा फोन तो दे दो। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर हम तुम्हें फोन दे देंगे तो किडनैपर तुम्हें फोन पर धमकी देगा, फिर तुम क्या करोगी? देखो, जब तक हम उस आदमी को पकड़ नहीं लेते तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तब तक तो तुम्हें यहीं रहना होगा। यहाँ हमने पूरी सिक्योरिटी की है का इंतजाम किया हुआ है, समझ गई? मीरा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन आंख बंद करके रघुवंशी फैमिली पर यकीन कर लेती थी। आखिर रघुवंशी फैमिली ने दोनों बहनों को एक नर्क से निकाल करके मेंशन में जो रखा था, दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दुनिया भर का पैसा होने के बाद भी उन्होंने कभी भी सरगम के काम में टांग नहीं अड़ाई और ना ही उसे घर संभालने के लिए फोर्स किया। दिव्यांश और शिवाय के बहुत ज्यादा समझाने पर मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन आप सरगम दी से तो बात करा दो। शिवाय बोला, बेटा मैं करा दूंगा सरगम से बात, तुम अभी शांति से यह समझ गई? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। दिव्यांश ने बड़े प्यार से मीरा के गालों को हल्का सा थपथपाया और मीरा ने मुंह बना लिया। अचानक ही मीरा का मुंह देखकर दिव्यांश को पैंथर की याद आ गई। वह हैरानी से मीरा को देखने लगा। मीरा कभी कभी अपने पापा जैसा ही मुंह बनाती थी, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि मीरा और सरगम पैंथर पूर्वी की बेटी थी। वह 2 सेकंड के लिए दिव्यांश इमोशनल हो गया, फिर उसने मीरा का गाल छोड़ा और उसे कमरे में जाने का इशारा किया। मीरा चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, यार एक बात बोलूं? शिवाय बोला, हाँ बोल, मेरे अलावा कोई और है जो तेरी बकवास सुन लेगा? दिव्यांश ने अपने पास रखा हुआ एक पिलो उठाया और शिवाय की ओर खींचता हुआ बोला, बकवास नहीं कर रहा, दिल की बात बोलनी है। शिवाय बोला, हाँ बोल। दिव्यांश ने कहा, तूने कभी मीरा को देखा है? शिवाय आंखें फाड़े दिव्यांश को देख कर बोला, तुझे शर्म नहीं आती? मैं अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखूंगा? दिव्यांश ने एक और पिलो उठाया और शिवाय की ओर फेंकते हुए बोला, कितनी गंध भरी हुई है तेरे दिमाग में, कैसे भर गई इतनी गंध? शिवाय हंसकर कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, बता क्या बात है? दिव्यांश बोला, मीरा कभी कभी ऐसा मुंह बनाती है जैसे पैंथर बनाता था। यह सुनकर शिवाय सीरियस हो गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, शिवाय भैया, सरगम कुछ कुछ पूर्वी जैसी दिखती है। यह बात दृष्टि ने एक बार शिवाय से कही थी। शिवाय बोला, दिव्यांश क्या पॉसिबल है कि सरगम और मीरा पूर्वी और पैंथर की बेटी हो? दिव्यांश ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, यार उस अस्पताल के वार्ड में जब आग लगी थी तो वहां सब जलकर मर गए थे, कोई नहीं बचा था। मुझे नहीं लगता यह दोनों पूर्वी और पैंथर की बेटी हो सकती हैं। शिवाय बोला, क्यों नहीं हो सकती? तूने कभी सरगम को देखा है? दिव्यांश ने भी शिवाय को डायलॉग मारते हुए कहा, शर्म नहीं आती? अपनी ही बहू को देखूंगा। शिवाय ने दिव्यांश के मुंह पर एक तकिया मारा और बोला, मेरा डायलॉग मुझे मत चिपका, तू कभी सरगम को ध्यान से देख, उस लड़की के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती है। दिव्यांश बोला, यार मैंने कभी सरगम को ध्यान से नहीं देखा और मेरा देखना क्या अच्छा लगता है? शिवाय बोला, अबे फोटो में तो देख सकता है ना? इतना कहकर शिवाय ने पूर्वी और सरगम दोनों की फोटो अपने मोबाइल में निकाल कर दिव्यांश की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। दिव्यांश ने शिवाय के मोबाइल की स्क्रीन देखी तो एक तरफ पूर्वी थी और एक तरफ सरगम, और जो शिवाय कह रहा था वह बिल्कुल सही कह रहा था। सरगम के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती थी। दिव्यांश बोला, यार कह तो तू सही रहा है, लेकिन एक ही चेहरे के तो कितने ही लोग होते हैं। शिवाय बोला, इन सब का बाद में देखेंगे,
पहले अपनी शिवांगी को ढूंढते हैं, पता नहीं अवनीत कब मुझे उस लड़की की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देगा। दिव्यांश बोला, और अगर शिवांगी हमारी बेटी हुई तो? शिवाय ने कहा, तो क्या हम उसे अपने घर ले आएंगे? और अनिरुद्ध? दिव्यांश ने शिवाय की ओर देखकर कहा। शिवाय बोला, देखते हैं क्या होगा, क्या लिखा है अनिरुद्ध की किस्मत में, क्या लिखा है शिवांगी की किस्मत में। इतना कहकर शिवाय सोफे से खड़ा हुआ, उसने दिव्यांश को भी चलने का इशारा किया। दोनों भाई फार्म हाउस से बाहर आ गए। फार्म हाउस के बाहर 3-4 बॉडीगार्ड थे। शिवाय ने उन बॉडीगार्ड को देखकर कहा, मीरा का ध्यान रखना, अगर खरोंच भी आई तो जान से मार दूंगा। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों भाई वहां से चले गए। दूसरी तरफ युग और क्रिस एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। युग ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, मतलब कि मीरा किडनैप हो गई? फिर क्रिस ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों के चेहरे पर पसीने आ चुके थे। क्रिस बोला, मैं अभी शिवाय भाई को फोन करता हूँ। इतना कहकर क्रिस ने जैसे ही फोन उठाया, उसे फिर से किडनैपर का मैसेज आया। गलती से भी पुलिस को या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को इस बारे में बताया ना। मीरा की गर्दन कल सुबह तक तुम्हें मेंशन के गार्डन में पड़ी हुई मिलेगी। यह पढ़कर क्रिस का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देख रहा हो, लेकिन वह सपना नहीं था। शिवाय ने क्रिस को अंदर तक डरा दिया था। क्रिस युग दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अचानक ही क्रिस बोला, यार या भी तो हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो। युग हैरानी से बोला, किडनैपिंग पर कौन प्रैंक करेगा? वैसे भी तो कह रहा था ना सुबह से तुझे मीरा दिखाई नहीं दी। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही युग के कमरे में आ गए और दोनों ही बहुत टेंशन में थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ना किसी को बता सकते थे और ना ही किडनैपर की बात मान सकते थे। दूसरी तरफ सरगम खाना लेकर अपने कमरे में गई। तब तक देव फ्रेश होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था। शायद उसमें कुछ ढूंढ रहा था या कुछ प्लान कर रहा था। उसने सरगम को देखकर लैपटॉप बंद किया। सरगम ने प्लेट देव के सामने रख दी। देव ने अगले ही पल सरगम की कलाई पकड़कर खींच लिया और सरगम देव की गोद में जा बैठी। देव ने सरगम के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम खिला दो। सरगम को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। सरगम ने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, सर प्लीज यह सब मत कीजिए। देव ने सरगम के गाल पर हल्की सी किस की और बोला, क्यों, तुम मेरी बीवी नहीं हो? सरगम ने हल्के गुस्से में देव को देखा और देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देव ने अगले ही पल सरगम के चेहरे को अपने एक ही हाथ में भरा और उसके चेहरे को हिलाकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज रहोगी और मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नाराज रहने दूंगा? सरगम बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो चलो मुझे खाना खिला दो। सरगम बोली, सर खाना खिलाना मेरा काम नहीं है। देव ने एक बार फिर अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपाया। सरगम को हल्की सी गुदगुदी हुई और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। अब देव को मौका मिल गया। देव ने फिर से सरगम की गर्दन में हल्की सी गुदगुदी की। सरगम के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया। वह देव के सामने मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन देव मानने वाला नहीं था तो वह अपने पापा का ही बेटा। कुछ गुण तो उसके भी थे। उसने भी तो दृष्टि को मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, तो देव पीछे कैसे हट सकता था? देव ने सरगम की ओर देखकर कहा, गुदगुदी हो रही है? सरगम बोली, सर आप यह सब जानबूझकर कर रहे हैं? देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि तुम मान जाओ, पर तुम्हें पता है तुम मुझसे नाराज थोड़ी हो। इतना कह कर उसने फिर से सरगम की गर्दन में चेहरा छुपाया और हल्की सी गुदगुदी की। इस बार सरगम की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन सरगम ने जैसे तैसे खुद को देव की बाहों से छुड़ाया और जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई और खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, खाना खाइए, फिर मैं आपको सुला देती हूँ। देव बोला, खाना तो तभी खाऊंगा जब तुम मुझे खिलाओगी। अब तुम मुझे खिलाओगी या नहीं यह बता दो। सरगम बोली, यह मेरा काम नहीं है। देव ने मुस्कुराकर कहा, तुम भगवान को मानती हो? सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने कहा, तो अब बताओ, मेरे और तुम्हारे अग्नि को साक्षी मानकर फेरे हो रहे थे, तो तुमने वहां जो कसम खाई थी वह सब झूठी थी। अब सरगम को गुस्सा आ गया। वह आगे एक
कदम बढ़ी और देव को देखकर बोली, सर यह बातें आपके मुंह पर अच्छी नहीं लगती। अग्नि के सामने साक्षी मानकर कस्में तो आपने भी खाई थी, लेकिन अगले ही दिन मैंने आपको संजना के साथ देखा। संजना के साथ देखा नहीं, संजना को आपकी गोदी में बैठे हुए देखा। देव के पास अब जवाब नहीं था। सच तो कहा था सरगम ने। देव उस वक्त अपनी शादी के रिश्ते को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब ले रहा था। पर अब सरगम उससे दूर चली गई थी। देव ने प्लेट हल्की सी साइड की और बोला, ठीक है, तुम खाना नहीं खिलाओगी, यही कहना चाहती हो ना? नहीं तो मैं भी खाना खा रहा। इतना कहकर उसने फिर से अपना लैपटॉप खोल लिया। सरगम कुछ देर तक देव को देखती रही। आखिर देव कितना जिद्दी था, अपनी मर्जी करता था, उसके बाद भी सरगम को चैन से जीने नहीं देता था। सरगम कुछ बोली नहीं और देव सरगम के बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ सोचकर देव ने कहा, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुमसे इतना नहीं होता कि मुझे सुला दो। जानती हो ना कि मैं पूरे तरीके से तुम पर डिपेंड हूँ, इसलिए नखरे करती हो। इतना कहकर वह जानबूझकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। सरगम का तो मन कर रहा था या तो अपना सिर फोड़ ले या फिर देव का सिर फोड़ दे। सरगम देव को खाना तो नहीं खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने देव की हालत देखी भी थी। जब देव को नींद नहीं आती थी तो वह बहुत बेचैन हो जाता था। जानबूझकर अपने आप को काम में झोंक देता था ताकि उसकी बेचैनी कम हो जाए। आखिरकार सरगम का दिल पसीज गया। वैसे भी भगवान ने तो औरत का दिल नरम बनाया है ताकि वह आदमी को संभाल सके, लेकिन आदमी औरत के नरम दिल का पूरा पूरा फायदा उठाया है, जैसे देव उठा रहा था। वह अच्छे से जानता था कि सरगम खुद से लड़ झगड़ कर उसे खाना खिला ही देगी। आखिरकार सरगम आगे आई, उसने प्लेट उठाई और उसमें से चावल और दाल को चम्मच में भरा और देव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, जल्दी से खा लीजिए। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आई, फिर उसने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, एहसान कर रही हो, प्यार से खिलाओ तो ही खाऊंगा। सरगम ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने गले में थोड़ी सी मिश्री घोली और बोली, सर प्लीज खा लीजिए, आपको सोना भी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देव जानबूझकर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करने लगा। सरगम ने चम्मच प्लेट में रखे और देव की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, एक बार और प्यार से पूछूंगी, खाओगे तो ठीक, वरना चली जाऊंगी। देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अगले ही पल कहा, तुम एक बार भी प्यार से मत पूछो, बस खिला दो। सरगम तो देव के साथ मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो वह बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप देव को खाना खिलाने लगी। देव ने भी रोटी का एक बाइट लिया, उसमें सब्जी लगाई और सरगम की तरफ बढ़ा दी। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी तो देव बोला, ठीक है, तो मैं भी नहीं खा रहा। सरगम दांत पीसते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। देव ने थोड़े सी शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की तरफ आंख मार दी। सरगम के अंदर मिले जुले भाव आ गए। वह उस पल को जीना चाहती थी, लेकिन देव की कही हुई बातें उसके कानों में अभी भी जहर घोलने का काम कर रही थी। सरगम ने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए खा लिया। खाना खाने के बाद देव और सरगम बेड पर लेटे हुए थे। हमेशा की तरह सरगम देव के बालों को सहला रही थी। देव ने आंखें बंद की हुई थी। वह बोला, माफ करने का इरादा है या नहीं? सरगम ने कुछ नहीं कहा। देव ने अगले ही पल अपनी पकड़ सरगम पर कस दी। सरगम ने थोड़ा कसमसाते हुए कहा, सर यह क्या कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। देव ने कहा, तो फिर आदत डाल लो इस दर्द की, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई, क्योंकि पिछले 2 दिन से वह सोया नहीं था। वह इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि हल्के हल्के खर्राटे भी आ रहे थे। सरगम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सरगम का मन तो कर रहा था कि देव को बहुत मारे, लेकिन कहीं ना कहीं जानती थी कि गलती उसकी भी है। उसने क्रिस की बातों में आकर उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि देव गिल्ट में ही मर जाएगा। फिर भी उसने देव से झूठ बोला। कुछ देर तक सरगम देव के चेहरे को देखती रही, फिर उसने अपना सिर देव के सीने में छुपा लिया और थोड़ी देर में वह भी सो गई। इसका सीधा सीधा मतलब था कि सरगम मान तो गई, लेकिन वह अभी देव को और ज्यादा परेशान करना चाहती थी और देव भी परेशान होने के लिए तैयार था।
दूसरी तरफ आराध्या को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह बालकनी में टहल रही थी। तभी अभिमान बालकनी में आकर बोला, तुम्हें आज सोना नहीं है? आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे बेचैनी हो रही है। अभिमान बोला, तो तुम्हारी बेचैनी कम करने के लिए मैं क्या करूं? आराध्या ने हंसकर कहा, मुझे नाच कर दिखाओ। अभिमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आराध्या को आंखें दिखाते हुए कहा, गिलहरी, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी इंटेंशन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हो? आराध्या भी हाथ बांधकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अकेली मैं ही क्यों परेशान हूँ? तुम्हें भी तो होना चाहिए, बच्चा तो तुम्हारा भी है ना। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा बच्चा है इसलिए तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को चुपचाप सह लेता हूँ, वरना तुम जानती हो ना कैसा हूँ। आराध्या ने भी मुंह बनाकर कहा, हाँ, जानती हूँ कैसे हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही। अभिमान गुस्से में वहां से चला गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी और आराध्या की बहस हो जाए। इस मामले में अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता था। उसे लगता था अगर वह आराध्या से लड़ाई करेगा तो उसका सीधा असर बच्चे पर होगा, और इसीलिए ना चाहते हुए भी आराध्या के कमेंट को बर्दाश्त कर जाता था। करीब 10 मिनट बाद अभिमान अपने मूड को फ्रेश करके वापस से बालकनी में गया। आराध्या बालकनी के झूले पर बैठी हुई थी। अभिमान भी जाकर उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से बोला, गिलहरी, हुआ क्या है? आराध्या ने नम आंखों से कहा, बताया तो, बेचैनी हो रही। अभिमान को समझ आता था कि आराध्या 2 मिनट में गुस्सा करती है और 2 मिनट में मासूम बन जाती है, क्योंकि उसका मूड कुछ ज्यादा ही स्विंग हो रहा था। मूड स्विंग होता भी क्यों ना, आखिर बच्चा भी तो अभिमान रघुवंशी का था। अभिमान खड़ा हुआ और कुछ सोच कर बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ही मेंशन से निकलकर गाड़ी तक आए, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुए वैसे ही आर्या आराध्या को आवाज लगाते हुए बोली, लेकिन तभी शिवाय ने उसे रोक लिया। वह दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय ने आर्या से कहा, क्यों रोक रही हो उन्हें? आर्या ने कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, यह अच्छी बात नहीं है कि जब मन करता है दोनों मेंशन से चले जाते हैं। आराध्या प्रेग्नेंट है, उसका ऐसे वक्त में बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो आपने रोक लिया, लेकिन सिंड्रेला चाची को पता चलेगा तो दोनों का बाहर जाना बंद कर देंगी, वह भी रात के टाइम तो बिल्कुल बंद। इतना कहकर आर्या वहां से पैर पटक कर चली गई। शिवाय भी आर्या के पीछे कमरे तक आ गया। शिवाय ने फिर आर्या को समझाते हुए कहा, देखो, बहुत मुश्किल से दोनों का रिश्ता ट्रैक पर आया है। अगर उन्हें छोटी छोटी बातों पर टोका जाएगा तो अभिमान इरिटेट हो जाएगा। तुम यह क्यों नहीं देख रही हो कि रात का वक्त है? यह क्यों नहीं देखती हो कि अभिमान आराध्या के लिए कितना पजेसिव हो गया है? आर्या ने धीरे से कहा, वह आराध्या के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए है। यह बात आप भी जानते हो और मैं भी। शायद आप तो इस बात को इग्नोर कर दो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अभिमान को मैंने इतने से इतना बड़ा कर दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता है और क्या नहीं। भगवान ना करे अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो आराध्या को अभिमान छोड़ने वाला नहीं। इसलिए दिन रात कान्हा से बस उस बच्चे की सलामती की प्रार्थना करती हूँ। कहते हुए आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसे डर था कि शायद अब भी अभिमान और आराध्या का रिश्ता कमजोर सी डोरी पर टिका हुआ है, जो कभी भी टूट सकती है। शिवाय ने आर्या को गले लगाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अभिमान को समझ आ जाएगा कि आराध्या से परफेक्ट लड़की उसकी जिंदगी में आ नहीं सकती। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, जहां एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। अभिमान गाड़ी से उतरने लगा और साथ साथ आराध्या भी। अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या बोली, तो मैं क्या यहीं बैठी रहूंगी? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ और क्या, यहीं बैठी रहो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभिमान गाड़ी से उतरकर चला गया। आराध्या उसे देख रही थी। कितना बदलाव आ गया था अभिमान के अंदर। पूरी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि अभिमान इतना बदल जाएगा। सच में अभिमान आराध्या और अपने बच्चे के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था। थोड़ी देर में अभिमान वापस आया। उसने आइसक्रीम आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, खा लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और आराध्या ने आइसक्रीम ली, फिर बोली, तुम अपने लिए लेकर नहीं आए? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी बातें सुन लेता हूँ ना, उसी में मेरा कोटा पूरा हो जाता है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आइसक्रीम का रैपर खोल लिया। आराध्या आइसक्रीम खाने लगी। उसका पूरा ध्यान आइसक्रीम में था, जबकि अभिमान का पूरा ध्यान आराध्या पर। और तभी अभिमान के दिल ने कहा, यह क्या कर रहा है तू? ऐसे तो तुझे इससे प्यार हो जाएगा। और तभी अभिमान का दिमाग बोला, ऐसे ही लड़की को देखने से प्यार हो जाता
आता है क्या? इसे तो मैं जब से देखता आ रहा हूँ, जब यह गिलहरी जितनी थी, अब तक तो नहीं हुआ। अब क्या होगा? तभी दिल ने कहा, प्यार होने के लिए वक्त नहीं चाहिए, एक ही नज़र में हो जाता है। तो इससे अपनी नज़र हटाओ, नहीं तो सच में प्यार हो जाएगा। दिमाग बोला, अबे ऐसे प्यार नहीं होता। देख अभिमान, आराम से देख, तेरी ही बीवी है और तेरा इस पर पूरा हक भी है। तभी दिल बोला, हक होने का मतलब यह नहीं कि इसे ऐसे ही घूर घूर के देखेगा। दिल फिर बोला, घूर के नहीं देख रहा है, बस देख रहा है। अच्छी तो लग रही है आइसक्रीम खाते हुए। अभिमान, तेरी ही बीवी है और तेरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। तूने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना? तो क्या सारी जिंदगी आराध्या से दूर रहेगा? नहीं ना, एक्सेप्ट कर ले इसे, अच्छी लड़की है। तू भी जानता है, जहां आजकल लड़कियां क्लब में पब में मुंह मारती फिरती हैं, वहां यह लड़की तेरे जैसे हैंडसम लड़के को भी भाव नहीं देती। सोच ले अभिमान, लड़की अच्छी है, पूरी रघुवंशी फैमिली जानती है, और वैसे भी कहीं ना कहीं तू भी तो इससे दिल लगाने लगा है। तभी दिमाग बोला, कोई दिल नहीं लगाता। अभिमान, ज्यादा मत देख वरना यह तुझे अपना गुलाम बना लेगी। अभिमान के दिल और दिमाग लड़ने लगे। उसके अंदर भी अपने पापा वाली क्वालिटी थी, दिल और दिमाग के बीच में पिसने की। अभिमान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और तभी आराध्या ने अपना चेहरा घुमाकर अभिमान को देखा और बोली, क्या हुआ? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, दोनों बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें भगाया है। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने टिश्यू पेपर लिया, आराध्या के चेहरे को हल्का सा साफ किया और एक और टिश्यू पेपर उसके हाथों को साफ करके बोला, और खाना है कि चलें? आराध्या बोली, नहीं, बस चलना है। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, दोनों ही वहां से चले गए। अगले ही पल अभिमान आराध्या को कमरे में लेकर आया और वार्निंग देते हुए बोला, रात के 11 बज रहे हैं, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। आराध्या ने एक नज़र अभिमान को देखा और फिर मुस्कुराकर बेड की तरफ चली गई। जैसे ही वह गई वैसे ही अभिमान का फोन रिंग करने लगा। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद वह चेहरे पर टेंशन लेकर कमरे में आया और आराध्या को देखकर बोला, गिलहरी, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। अगर अकेले मन न लगे तो मीरा को अपने पास बुला लेना। आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो युग से कह देना, बाहर जाने का मन करेगा तो क्रिस को कह देना। कहने का मतलब यह है, मैं नहीं रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे किसी भी फैमिली मेंबर से बोल सकती हो, कोई मना नहीं करेगा, समझी? आराध्या को हंसी आ गई, फिर वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, समझ गई। तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं इस घर में नहीं हूँ। मुझे सब समझ आता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अभिमान बोला, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, तुम्हें समझा रहा था, तुम सो जाओ। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताते क्यों नहीं हो? अभिमान बोला, मैंने कहा ना गिलहरी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी टेंशन होती है, तुम्हें क्या बताऊंगा और तुम क्या समझोगी? तुम इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस सो जाओ। इतना कहकर वह आराध्या के पास आया और उसने थोड़ी देर तक आराध्या के माथे को, बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर में आराध्या सो गई। दूसरी तरफ युग और क्रिस एक पल के लिए भी नहीं सोए थे, कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मीरा को कैसे बचा सकते हैं। और तभी क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ, जिसमें एक मैसेज था। उसमें लिखा था, तुम बानी से शादी करोगे या नहीं, मुझे अभी जवाब दो। उसके चेहरे पर एक बार फिर पसीना आ गया। उसने युग को देखा तो युग बोला, उसे बोल कि तू बानी से शादी करेगा, अगर तूने मना कर दिया तो वह कुछ भी कर सकता है। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाई और रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ, मैं बानी से शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे मीरा से बात करवानी होगी। मुझे देखना है कि तुमने मीरा को सही सलामत रखा भी है या नहीं। याद रखना, अगर छुटकी को थोड़ी सी भी चोट लगी है, उसे खरोच भी आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ सिवाय बालकनी में या मैसेज पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने क्रिस की कमरे की बालकनी की तरफ देखा और खुद में ही बोला, इतना प्यार करता है लेकिन घर में किसी को नहीं बताता, बेवकूफ कहीं का। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।